तो अभी जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है? थाइमस ग्लैंड। कल हमने एड्रिनल ग्लैंड पे स्टॉप करा था। उसमें हाइपोसिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन, क्या क्या डिजीजेज होती हैं वो सब सब कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो नया ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? थाइमस ग्लैंड है। इकलौती ऐसी ग्लैंड है, ठीक है, जो क्या होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये क्या होती है, रिड्यूस्ड होते जाती है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे। और इसकी लोकेशन हम कहाँ देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एडल्ट में और चाइल्ड में आप कंपेयर करो कि एडल्ट में इसकी जो साइज है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो गई है, ठीक है। यहाँ पर चाइल्डहुड में इसकी साइज देखो और एडल्टहुड में इसकी साइज देखो। तो इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो क्या होती है, टाइम के साथ रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स में कि क्या क्या है। तो इट इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। बहुत सारे ग्लैंड के बारे में अभी तक आपने पढ़ा है, कोई एक्टोडर्मल है, कोई एंडोडर्मल है, कोई एक्टो और एंडोडर्मल है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका सजेशन तो मैं यही करूंगी कि सारे ग्लैंड लिख लो और कौन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो लिख लो। और सबसे बेस्ट है कि आप हाइपर और हाइपर सिक्रेशन से होने वाले डिजीजेस के बस नाम लिख लो, क्योंकि जब आप एक बार अच्छे से वीडियो या फिर कभी अच्छे से सुनते हो तो आपको उसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं वो याद होता है, बट आप नाम भूल जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार ये पता नहीं एड्रिनल ग्लैंड की वजह से हो रहा था, थायराइड की वजह से हो रहा था, और चैप्टर के एंड होते होते तो ऐसा बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि एक चार्ट बनाओ, उसकी ओरिजिन लिखो और हाइपर सिक्रीशन हाइपो सिक्रीशन करके बस डिजीजेस के आप नाम लिख लो, ठीक है, ताकि वो याद रह सके। चलो यहाँ पे देखते हैं कि थाइमस इज अ बाइलोब ग्लैंड लोकेटेड बिटवीन लंग्स। कहाँ पे होता है ये? आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये लंग्स के बीच में है। कौन से स्पेस में? मेडियास्टिनल स्पेस में है। और वेंट्रल साइड ऑफ एयोटा, ये चीज भी ध्यान देनी है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है। डॉर्सल अगर लिख के आए तो वहां पे नहीं जाना है, और बिहाइंड योर स्टर्नम। तो इसका लोकेशन बहुत ध्यान से देखेंगे, बिटवीन द लंग्स, वेंट्रल टू आयोटा एंड बिहाइंड द स्टर्नम। जो स्टर्नम है उसके पीछे और जो एयोटा है उसके सामने, और मीडियास्टिनल स्पेस जो हमारे लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, वहां पर थाइमस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और थाइमस का क्या काम होता है वैसे मैं आपको बताती हूँ। थाइमस जो है ये टी लिम्फोसाइट्स के बारे में सुना है आपने? टी लिम्फो क्या प्रोवाइड करवाता है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सीएमआई। और सीएमआई जो होता है वो हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसका ज्यादा पार्ट सीएमआई जो है वही निभाता है। एक और इम्यूनिटी कौन सी होती है? ह्यूम्यूरल इम्यूनिटी होती है। दूसरी इम्यूनिटी कौन सी होती है? ह्यूम्यूरल इम्यूनिटी होती है, जो कि तुम्हारे बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो उसके, ये जो है थाइमस है, ये बेसिकली तुम्हारे टी सेल्स जो हैं उनको मैच्योर करवाता है। यहाँ पर जो टी सेल्स हैं वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक करके क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो पहले तो हमने देखा कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ से है। अब इसका फंक्शन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी ओरिजिन कैसी है, लोकेशन कहाँ पे है, बिटवीन योर लंग्स, वेंट्रल टू आयोटा। कौन से स्पेस में प्रेजेंट है ये? मीडियास्टिनल स्पेस में, बिहाइंड योर स्टर्नम। ये तीनों पॉइंट ही याद रखने हैं, ये तीनों पॉइंट आप याद करो, ताकि क्वेश्चंस में अगर वो कुछ भी फेरबदल करता है, बिहाइंड की जगह फ्रंट कर दे, इसको वेंट्रल की जगह डॉर्सल कर दे, बिटवीन की जगह एबव कर दे, कुछ भी करे, तो आपको वहां से डेविएट नहीं होना है। बिल्कुल यही तीन चीजें हैं, एक ये और तीसरी ये तीनों चीजें आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब जो है इसका हम फंक्शन देखते हैं कि इसका क्या काम है। तो मैंने आपको बताया है कि इम्यूनिटी में ये हेल्प करता है, टी सेल्स को क्या करवाता है, मैच्योर करवाता है। तो देखो वही लिखा है यहाँ पे, इट प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इट इज क्वाइट लार्जर एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद एज, and by the time of puberty is attained it reduces to very small amount. As a result of with the increase in age, the immune system response gradually become weak. Its structure is just like lymph gland. It is covered by connective tissue and both internally, and lobes are redividing into small lobules. The cortex consists of densely packed lymphocytes. The medulla consists of reticular epithelial cells, a few cells of lymphocyte, and corpuscles of
हेजल्स, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देना है, या फिर थाइमिक कॉर्पसेस विच आर फेगोसाइटिक इन नेचर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जैसे पहले ही बताया कि इकलौती ग्लैंड है जो क्या होती है, एज के साथ साथ साइज में कम होती है। तो इसका फंक्शन क्या था कि इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है, मतलब इम्यून सिस्टम कैसे अपना रोल प्ले कर रही है उसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि क्या करवा रहा है, टी सेल्स को मैच्योर होने में हेल्प कर रहा है। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इम्यूनिटी क्या होनी चाहिए, किसकी वजह से, थाइमस, क्योंकि साइज में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो आप देखते हो कि अगर कोई इंसान ओल्ड एज होता है ना, तो डॉक्टर्स भी इनको कहते हैं कि अच्छा इनको अब आप घर पे ही लेके जाओ, है ना, क्योंकि उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है मेडिसिन को। अगर हम मेडिसिन एक्सटर्नली प्रोवाइड भी कर रहे हैं तो बॉडी जो है वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की बॉडी जो है, खुद की इम्यूनिटी जो है वो बहुत वीक हो गई है ना। तो ओल्ड एज में इम्यूनिटी वीक होने का सबसे बड़ा कारण, मतलब ये भी एक कारण है, सिर्फ यही एक कारण नहीं है बट ये भी एक कारण है। जैसे जैसे जितने यंग लोग होते हैं, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, अच्छी होती है एज कम्पेयर टू ओल्डर पीपल, ठीक है। और आजकल वैसे डिजीजेस का तो बहुत सारा रोल है, ऐसी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जो लोगों की, ठीक है, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं वो, ठीक है, दिन भर बैठे बैठे कंप्यूटर के सामने आके खराब कर रहे होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे रीजन है जिन पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अब इस यहाँ पर आपने ऐसे सुना होगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर बाहर से सेल्स आ रहे हैं, कोई भी फॉरेन मटेरियल आ रहा है, तो बॉडी क्या करती है, उससे फाइट करती है ना, उन सेल्स को वो किल करने की कोशिश करती है, और उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिखाई दे रहे होते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया एक मैकेनिज्म होता है फेगोसाइटोसिस। नाम सुना है फेगोसाइटोसिस का? हाँ, फेगोसाइटोसिस जो होती है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी की। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो बॉडी के जो सेल्स होते हैं जो फाइट करते हैं वो उसको इनगल्फ कर जाते हैं, दैट इज योर फेगोसाइटोसिस। तो क्या एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म हुआ ये। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारे लिम्फोसाइट्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, ये क्या करवाते हैं, फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, ठीक है, इनगल्फ कर जाते हैं ये पूरी तरीके से। तो इस ग्लैंड में जो फेगोसाइटिक सेल है उसका नाम क्या है, कॉर्पसल्स ऑफ हेजल्स। ये वर्ड आप याद कर पा रहे हो, कॉर्पसल्स ऑफ हेजल्स। अगर ऐसा कुछ नाम करके आता है, ठीक है ना, कि कॉर्पसल्स ऑफ हेजल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो क्या लिखोगे आप आंसर, थाइमस ग्लैंड। कैसा क्या रोल होता है इनका, फेगोसाइटोसिस करने का, है ना। जो भी फॉरेन मटेरियल्स बॉडी में एंटर हो रहे हैं उनको ये क्या कर रहे हैं, इनगल्फ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे क्या देखा हमने, सबसे पहले तो ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इसकी क्या लोकेशन है, इसके क्या फंक्शंस हैं, और इसके अंदर फेगोसाइटिक सेल कौन से हैं। क्या ये 4 पॉइंट याद हो पा रहे हैं आपको, है ना। एंडोडर्मल इन ओरिजिन, लोकेशन कहाँ पे है, बिटवीन योर लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम एंड इन वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा, ठीक है, ये हो गई इसकी लोकेशन। फंक्शन क्या है, इम्यून सिस्टम जो है उसको ये हेल्प करता है टी सेल्स के मैच्यूरेशंस में। और यहाँ पे कॉर्पसल्स ऑफ हेजल्स जो है वो कैसे सेल्स हैं, फेगोसिटिक सेल्स हैं, जो क्या काम करवाते हैं, इनगल्फ करने का काम करवाते हैं किसको, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर बॉडी में एंटर हो रही है तो। और एक और इसका पॉइंट जो क्या है कि ये टाइम के साथ रिड्यूस्ड होता है। इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो कि ये एडल्टहुड है और ये जो है चाइल्डहुड है। तो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जैसे ये प्रोग्रेस कर रहा है तो साइज क्या हो रही है इसकी, रिड्यूस हो रही है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में इसी चीज को पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा कि इम्यूनिटी को कैसे ये टी सेल्स के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, बस वही डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, कि हॉर्मोन्स एंड फंक्शंस ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो देखो थाइमस ग्लैंड सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन या फिर थाइमीन हार्मोन, ठीक है। अब इसको थाइमीन को थायरोक्सिन से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका नाम है थाइमस, तो हार्मोन जो हो रहा है वो क्या आ रहा है, थाइमोसिन या फिर थाइमीन। वहां पे क्या था, थायरोक्सिन। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हार्मोन है, अलग अलग जगह से अलग अलग ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। और थाइमोसिन कैसा हार्मोन है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। देखो आफ्टर द बर्थ टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड इन द
thymus gland, then these lymphocytes are released by thymus gland and reach to the lymphatic organs like spleen, Peyer's patches and lymph nodes and deposited in it. Thymosin hormones stimulate the maturation of lymphocytes to destroy the antigens produced by bacteria or the pathogens. According to one of the theory of aging, the decline or disappearance of thymus gland by middle age is the primary cause of aging. थाइमस प्रोवाइड्स, देखो जो चीजें मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताई हैं वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है कि मैंने क्या बताया आपको कि थाइमस ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, टी सेल्स जो है उनको मैच्योर करवाता है। तो कौन सा हार्मोन है जो मैच्योरिटी में हेल्प करता है टी सेल्स के? थाइमोसिन और थाइमीन, यही हार्मोन जो है वो क्या करवाता है, टी सेल्स के मैच्योरेशन में हेल्प करवाता है। ठीक है, अब देखो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब टी सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो लिम्फोइड ऑर्गन का नाम सुना है आपने, ये तुम्हारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वहां पर भी प्रेजेंट होती है, स्प्लीन भी जो तुम्हारा है वो भी एक तरह का क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन है। ये सारे वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, अगर यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो इनको फाइट करना होगा, है ना, तो इनके पास क्या होना चाहिए, डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि ये टी लिम्फोसाइट जो सीएमआई है, जो बेस्ट, जो ज्यादातर इम्यूनिटी का पोर्शन यही कवर करती है। सीएमआई मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, वो किसकी वजह से इनहांस होती है, टी सेल्स की वजह से। तो क्या होता है कि जो टी सेल्स हैं वो मैच्योर कहाँ पे हो रहे हैं, थाइमस में। जब वो मैच्योर हो जा रहे हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव लिम्फोइड ऑर्गन के पास ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, और कौन उसकी मैच्योरिटी में हेल्प कर रहा है, थाइमोसिन या फिर थाइमीन हार्मोन। ठीक है, अब एक थियरी है, बस इसको ऐसे माइंड में रखना है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है बट अगर एग्जाम में पूछ ले वो, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसमें ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरी ऑफ एजिंग द डिक्लाइन और डिसअपीयर, मतलब ये तो हमने पढ़ा ही हुआ कि थाइमस जो है वो क्या होता है, एज के साथ धीरे धीरे रिड्यूस होता है। तो उनका ऐसा मानना है कि जो मिडिल एज में एजिंग की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है उसका वन ऑफ द कॉज क्या है, थाइमस ग्लैंड का रिड्यूस्ड होना। तो थाइमस जो इम्यूनिटी में कैसे हेल्प कर रही है वो तो पता चल गया कि टी सेल्स को मैच्योर कर रही है वो, है ना, बट ये कहीं ना कहीं एजिंग से भी रिलेटेड है। अब ये थियरी इतनी एक्सेप्टेड है नहीं है, मतलब, और ये एनसीईआरटी में दी भी नहीं हुई है, बट अगर एजिंग से रिलेट कर दे वो तो आपको टिक कहाँ पे करना है, थाइमस ग्लैंड पे। ठीक है, बस इसलिए ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दी गई है। यहाँ पे वही बात लिखी है कि ये क्या प्रोवाइड करवाती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, and promote the productions of antibodies to provide humoral immunity. So thymus is also called the throne of immunity or the training school of T lymphocyte. ठीक है, तीन बातें जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, बहुत अलग हैं बाकी सब जगह से। वो क्या है, सबसे पहले इसका फेगोसिटिक सेल क्या था, वो कॉर्पस्कुल्स ऑफ हेजल्स। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे टी लिम्फोसाइट जो है वो क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। क्या कहा गया है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। इस बात को ध्यान रखोगे आप कि अगर ऐसा लिख के आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज कंसीडर्ड एज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, क्या टिक करना है वहां पे, थाइमस ग्लैंड। और क्योंकि ये सीएमआई तो प्रोवाइड करवा ही रहा है, टी सेल्स को मैच्योर करवा ही रहा है, बट ये बी सेल की मैच्योरिटी में भी हेल्प करता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, है ना। तो ये सीएमआई भी प्रोवाइड करवा रहा है और ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी हेल्प कर रहा है, तो इससे इसको क्या कहा गया है, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी का ताज किसको कहा गया है, थाइमस ग्लैंड को। अगर कोई तुमसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ताज ऑफ इम्यूनिटी, व्हाट वुड बी योर आंसर, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, और ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट्स, सॉरी टी लिम्फोसाइट्स क्यों कहा गया है, क्योंकि टी सेल्स जो है वहां पर क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। तो मुझे बताओ, अगर ये तीनों पॉइंट्स में से कुछ भी लिखे आ जाए, कॉर्पस्कुल्स ऑफ हेजल्स, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स और द थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, उसका आंसर क्या होगा, थाइमस ग्लैंड। यहां तक कोई दिक्कत? चलो इसके बारे में एक बार फिर से देख लो। ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल है, लोकेशन बहुत अच्छे से पता है, फंक्शन इम्यूनिटी है, एजिंग भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और तीन जो इसके गोल्डन वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं, कॉर्पस्कुल्स ऑफ हेजल्स, फेगोसिटिक हो जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स क्योंकि मैच्योर हो रहा है, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बिकॉज दोनों सीएमआई और ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम नया टॉपिक हमारा क्या है, पीनियल ग्लैंड। क्या है ये, इसको हम कह सकते हैं ना कि ये असिस्टेंट है किसका, हाइपोथैलेमस का। ठीक है, पीनियल ग्लैंड को।
अब देखो कहाँ पे इसकी पोजीशन है, ठीक है, इसमें हार्मोन इसमें कौन कौन से हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं यही पढ़ेंगे। तब से हम हर हार्मोन में यही कर रहे हैं कि उसकी लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी ओरिजिन कैसी है, उसके फंक्शंस क्या हैं और कौन से हार्मोन्स वो सिक्रीट कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जो भी उसके फंक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, कौन सा हार्मोन वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो हार्मोन जो है वही तो उसके फंक्शन को डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड ऑफ डाइंसेफेलॉन, ठीक है, of the anterior part of the brain. It is also known as epiphysis cerebri. Pineal body is the part of brain. It is ectodermal in origin. देखो यही मैं कह रही हूँ, हर जगह थोड़ी बहुत चीजें जो याद करनी है ना। जैसे अभी थाइमस का क्या पढ़ा आपने कि वो एंडोडर्मल है, ये कैसा है, एक्टोडर्मल है। कहाँ पर प्रेजेंट है, डाइंसेफेलॉन में प्रेजेंट है, जो कि ब्रेन का ही एक पार्ट है, ठीक है। There are found pinealocytes formed by the modification of nerve cells, है ना। नर्व सेल जो है उन्हीं की मॉडिफिकेशन से क्या हो रहा है, यहाँ पर पिनिलोसाइट सेल्स पाए जा रहे हैं। मतलब हर जगह आप यही देख रहे हैं। जैसे हमने हियरिंग बॉडिंग की बात की थी, कहाँ पर पढ़ा था हियरिंग बॉडिंग, न्यूरोहाइपोफाइसिस में, जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में किसके था, हाइपोथैलेमस का। उसमें क्या हो रहा था कि उसका एक्सोन जो हो रहा था वो नीचे में आके जब वो पिट्यूटरी में एंटर कर रहा था तो वो स्वेल हो जा रहा था। मतलब उसकी जो नॉर्मल फंक्शन है उसको लूज करके उसने अब क्या करना शुरू कर दिया, हार्मोन के ट्रांसपोर्ट को शुरू कर दिया। तो उसका नाम वहां पे क्या है, वो बेसिकली वो तो नर्व टिश्यू ही है ना, बट उसका नाम जो है वो चेंज होकर क्या हो गया, हियरिंग बॉडी हो गया। वैसे ही हमने एड्रिनल मेड्यूला के बारे में पढ़ा था। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम नहीं, सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, वो क्या कर रहा था, उसको डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था। उसका जो खुद का फंक्शन है, नर्व का क्या फंक्शन होगा, इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करना। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि वो क्या ट्रांसपोर्ट करने लग रहे हैं, हार्मोन। तो उनकी जो नॉर्मल फंक्शन है उसको छोड़ के वो कुछ और कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि पिनेलोसाइट सेल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पीनियल बॉडी में पाए जा रहे हैं नर्व सेल्स। अगर इनका नाम भी नर्व सेल ही रख दें तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये नर्व सेल यहाँ पे प्रेजेंट है या ये नर्व सेल कहीं और पे प्रेजेंट है। तो जस्ट बिकॉज इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करा है, इसलिए इनका नाम जो है वो इस ग्लैंड के अकॉर्डिंग रख दिया गया है, ठीक है। अब इसके हार्मोन्स और फंक्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे हार्मोन जो है वो क्या है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के बारे में हमने कहीं पढ़ा था, कंपैरिजन किया था किससे, मेलानोसाइट से, एमएसएच से। कौन सीक्रेट करता है, एमएसएच, पार्स डिस्टिलिस, है ना। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो क्या करता है, एमएसएच को सीक्रेट करता है। एमएसएच जो होता है वो क्या करता है, मेलानिन पिगमेंट को पूरे स्किन में क्या करता है, फैला देता है। उसके कॉन्ट्रास्ट में कौन काम करता है, मेलाटोनिन। तो ये हमने पहले ही पढ़ रखा था, थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। विच इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव। मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग डाययूरेनल और सार्काडियन रिदम, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। तो सिर्फ कलर डिटर्मिनेशन में ही इसका रोल नहीं होता है, ये आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, सार्काडियन रिदम जो होती है बॉडी की, उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। It is proved that the level of melatonin rises during the periods of darkness and falls during the periods of light. ये देखो, जब डार्कनेस होती है तो मेलाटोनिन क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब लाइट होती है तो घट जाता है। मतलब ये क्या हुआ, एक तरह का सार्काडियन रिदम हुआ। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब डार्कनेस होती है तो इसका लेवल क्या दिखता है, बढ़ा हुआ, और जब लाइट होती है तो क्या होता है, इसका लेवल घटा हुआ होता है। Melatonin also influence metabolism, pigmentation, menstrual cycle and the defense capability. तो अगर मेलाटोनिन का हम फंक्शंस पूछें ऐसे करके तो आप क्या बोलोगे, पिगमेंटेशन मतलब कलर का है ही, आपकी स्लीप वेक साइकिल को वो मेंटेन ही कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को भी वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। दूसरा क्या करवा रहा है, वो डिफेंस मैकेनिज्म को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को फीमेल्स में कौन करवाता है इन्फ्लुएंस, मेलाटोनिन करवाता है। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स दिस हार्मोन इज रिलेटेड विद द मेटा कोरियोसिस। ये हमने कहाँ में पढ़ा था, एमएसएच वाले सेक्शन में। वहां पे भी यही था कि वो जो कलर चेंज करते हैं अपने स्किन का, वो किससे रिलेटेड होता है, इसी हार्मोन से रिलेटेड होता है, ठीक है। दैट इज द it affects the melanophores of the skin, thus act antagonistically to the MSH of pituitary gland, that is it fairs the complexion of skin, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, स्किन को गोरा करा देता है, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट को एक जगह पर लाके कॉन्सेंट्रेट करवाता है, और एमएसएच क्या करवाता है, फैला देता है ना। तो आप ऐसी क्रीम मार्केट से ढूंढ के
और गोरे होने के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिसमें मेलाटोनिन पिगमेंट्स हो, इसको अप्लाई नहीं करना है, ये बस मजाक के लिए था। द हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर इन मैमल्स, इट इनहिबिट्स द सेक्सुअल इरिटेशन एंड आल्सो इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ जेनिटिलिया एंड देयर फंक्शंस। अभी तक हमने देखा यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को कर रहा है, पिगमेंटेशन को कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कर रहा है, डिफेंस कैपेबिलिटी को कर रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सेक्सुअल बिहेवियर जो है उसको भी कंट्रोल कर रहा है ना। तो बेसिकली अभी तक जितना पढ़ा है ना उसका ये क्या है, कॉम्बो है, ठीक है। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ पीनियल बॉडी अप टू 7 years and then it undergoes involution and at the age of 14 years the interstitial tissue and crystal of calcium carbonate, calcium phosphate are deposited in it. This is called brain sand और एसर्ब्यूलाई। ये भी थोड़ा याद ही कर लो तो अच्छा है, ठीक है। क्या होता है कि 7 साल तक इसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाता है, उसके बाद 14 साल में इस पे ना जो मिनरल के कंपोनेंट्स हैं, है ना, ये जो कंपाउंड्स है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये इस पे आके डिपॉजिट होने लग जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन सैंड, ठीक है, दिमाग का बालू, ठीक है। जैसे आपको याद करना है ना आप वैसे याद कर सकते हो, कुछ भी निमोनिक्स बनाओ बट याद रखो। अगर ब्रेन सैंड होगा तो उसका आंसर क्या होगा, पीनियल बॉडी। थाइमस लिख के तो नहीं आ जाओगे, थाइमस चल रहा है तुम्हारे दिमाग में तब से, नहीं ना, क्या लिख के आओगे, ब्रेन सैंड। ब्रेन सैंड क्या है, तुम्हारी पीनियल बॉडी। एक ही हार्मोन है, क्या है, मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन के बारे में पहले भी हमने पढ़ रखा है ना, तो बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। थाइमस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थाइमस, ठीक है। ये 2 ग्लैंड हमारे फिनिश हो गए। अब हमारा जो तीसरा है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाज जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, एनी आइडिया। एब्डोमिनल कैविटी, जो तुम्हारा ड्यूडेनम होता है ऐसा, ये जो तुम्हारा यू शेप्ड ड्यूडेनम होता है, ऐसा भी नहीं होता है वैसे, इसके अंदर ये लोकेटेड होता है पैंक्रियाज, ठीक है। ये भी कैसा है, एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। थाइमस भी कैसा था, एंडोडर्मल था। पीनियल बॉडी कैसी थी, ठीक है। तो अब हम इसके पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, और पैंक्रियाज के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ ताकि तुमको पढ़ने में लगे कि हाँ ये चीजें ये हमें पढ़नी है। तो पैंक्रियाज जो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट ग्लैंड, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको कॉम्पोजिट ग्लैंड, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे डोंट हैव डक्ट, देयर सिक्रीशन विल बी डायरेक्टली पोर्ड इन ब्लड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पैंक्रियाज है उसमें वेरियस एसिनाई प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं और पेरिफेरी पे भी प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है। पैंक्रेटिक एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो पैंक्रियाज के, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर आप डाइजेशन चैप्टर को थोड़ा रिकॉल कर पा रहे हो तो थोड़ा सा रिकॉल करो और आपको याद आएगा कि वहां पे पैंक्रेटिक एंजाइम जो है वो भी रिलीज होते हैं। तो वो कौन सिक्रीट करता है, इसका एक्सोक्राइन पोर्शन, और एंडोक्राइन पोर्शन क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन्स। तो यहाँ पे हम डाइजेस्टिव मतलब पैंक्रेटिक एंजाइम के बारे में तो बात नहीं करने वाले हैं, उसके लिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे। यहाँ पर हम उसके हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं कि उसका हार्मोन्स जो है वो कितना परसेंट, मतलब इसमें कितना परसेंट एक्सोक्राइन पार्ट है और कितना परसेंट एंडोक्राइन पार्ट है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पैंक्रियाज इज अ पिंक कलर्ड मिक्स्ड ग्लैंड इन द बैक साइड ऑफ स्टमक इन द ड्यूडेनम, कर्व ऑफ, जो हमारा ड्यूडेनम का कर्व होता है उसमें प्रेजेंट होता है। अब देखो इसमें वेरियस एसिनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एसिनाई जो होते हैं इसमें बहुत अमाउंट में इस ग्लैंड को चारों तरीके से घेरे होते हैं। जैसे ये डायग्राम अगर आप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डायग्राम जो है, यहाँ पे देखो ये अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, गामा सेल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, तुम्हारे एसिनर सेल्स है, जिनको हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। लैंगरहैन जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर जो सेंटर में है यहाँ पर भी क्या है, एसिनर सेल्स हैं, ठीक है। और ये इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है। क्या पोर्शन है ये, दिस वन इज, जहां पे एसिनर सेल्स हैं, ये देख सकते हो आप ऐसा, ये क्या है इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है, और ये एंडोक्राइन पोर्शन है, ठीक है।
तो यहाँ से देख के बताओ एक्सोक्राइन ज्यादा है या एंडोक्राइन ज्यादा है इस ग्लैंड में? एक्सोक्राइन जो है वो क्या है, ज्यादा पार्ट है, कवर करता है, ठीक है। ठीक है, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एसिनर सेल्स के जो ये होता है क्लस्टर होता है, वही क्या होता है तुम्हारा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। ये 99% पार्ट ऑफ द ग्लैंड को कवर करता है, ठीक है। देखो अब ईच आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने टाइप के सेल्स होते हैं? 4 तरह के। कौन कौन से? अल्फा, इसको लिख दो, अल्फा सेल्स और बीटा सेल। अब देखो अल्फा सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन से सेल्स होते हैं? सबसे लार्जेस्ट सेल्स होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? पेरिफेरल रीजन में। और टोटल जो आइलेट ऑफ लैंगर है उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है अल्फा सेल्स का? 25%। तो अल्फा सेल कहां पे प्रेजेंट है? बिल्कुल पेरिफ्री पे। मतलब पेरिफ्री का मतलब तो समझ आता है, अगर ये एक सर्कल है तो दिस साइड, ठीक है, जो इसका पेरीमीटर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो क्या है? इसकी पेरिफ्री है। तो वहां पर क्या प्रेजेंट है? अल्फा सेल्स हैं। ये लार्जेस्ट सेल है और ये कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? 25% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और कौन सा हार्मोन यहां से सिक्रीट होता है? ग्लूकेगॉन। अब बताओ ग्लूकेगॉन का क्या काम होता है? कैसा हार्मोन है ये? डायबिटोजेनिक हार्मोन है। शुगर लेवल को ब्लड में क्या करेगा? ये बढ़ाता है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं बीटा सेल्स। ये तुम्हारे स्मॉल सेल्स होते हैं, सेंट्रल रीजन पे होते हैं, 60 to 65% होते हैं टोटल सेल्स को। और हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन। तो मुझे बताओ इंसुलिन और ग्लूकागोन में यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कितना ज्यादा इनके प्रोडक्शंस में डिफरेंस है। ये सिर्फ 25% और ये 60 to 65%। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं? बॉडी के अंदर जो बैलेंस है शुगर का वो कौन करता है? दोनों एक साथ मिलके, इंसुलिन और ग्लूकागोन। नेक्स्ट सेक्शन में हम यही देखने वाले हैं कि ये कैसे मैनेज करते हैं ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। ये डायग्राम हो गया। और उसका जो चौथा सेल था वो क्या था? डेल्टा सेल्स या फिर एफ सेल्स या फिर पीपी सेल्स। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा सेल्स को हम और भी क्या कहते हैं? गामा सेल्स और जी सेल्स, ठीक है। These are found in the middle region. These are about 10% part of the total cell. They secrete the hormone somatostatin, which regulates the activities of alpha and beta cell. वो चारों सेल कौन कौन से एक बार रिकॉल करो? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। और दूसरा चौथा क्या है? एफ सेल्स और पीपी सेल्स है। तो अल्फा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा था? ग्लूकेगॉन। बीटा इंसुलिन। और ये क्या कर रहा है? सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट कर रहा है। अब एक बात बताओ, अल्फा सेल कहां पे प्रेजेंट था? पेरिफ्री पे। बीटा कहां पे था? सेंटर पे। तो ये उन दोनों के बीच में होता है, मिडिल पार्ट में, ठीक है। अगर मैं एक बात बताऊं, ये अगर एक ग्लैंड है तो यहां पर अल्फा सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहां पर बीटा सेल्स प्रेजेंट है और बाकी पोर्शन में क्या प्रेजेंट है? डेल्टा सेल्स या फिर गामा सेल्स प्रेजेंट है। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ग्लूकागॉन शुगर को बढ़ाएगा, इंसुलिन उसको आके काउंटरएक्ट करेगा। और ये क्या करेगा? अल्फा और बीटा सेल्स के हार्मोन को रेगुलेट करेगा। दोनों पे इसका बस चलता है। अब हम पढ़ते हैं एफ सेल्स और पीपी सेल्स। दिस सेल सिक्रीट्स पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन व्हिच प्रोबेबली हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन। यहाँ पे पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, इसका नाम नहीं दे रखा है, बट इसका ऐसा है कि ये रीअब्जॉर्प्शन में ही हेल्प करता है। मतलब इसको अगर आप नाम भी याद रखो तो इट्स ओके। इन तीनों के हार्मोन्स के नाम टिप ऑफ टंग होनी चाहिए और बहुत आसान है, याद भी हो जाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या करता है, ठीक है। तो अभी तक की नॉलेज के हिसाब से आप सबके घर में ऐसा बहुत कम होगा ऐसी फैमिली जिसमें किसी को डायबिटीज ना हो, है ना। सब लोग जो हैं उनके घर में किसी ना किसी को डायबिटीज हो ही रखा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। सबसे पहला तो यही है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। और भी कारण ऐसे हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल ही ऐसे हो रखी है, वो कोई फिजिकल काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो बॉडी ऐसी अडेप्ट ही हो गई है, ठीक है। और उनका जो फूड स्टाइल है वो भी रिस्पॉन्सिबल है इस सिम्टम के लिए। तो पहले थोड़ा सा हम इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या करता है ये। तो देखो इंसुलिन का काम ये है कि जैसे ही हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, उसका कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जो शुगर वाला कंटेंट है, उसको बॉडी के जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसको यूज करे, है ना।
अगर हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उसको यूज करेंगे तभी तो वो फिजियोलॉजी को परफॉर्म कर पाएंगे। जितनी फिजियोलॉजी है हमारे को जिंदा रखने के लिए वो सारी की सारी फिजियोलॉजी वो तभी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि ये आपका एक सेल है, ठीक है, और यहां पर एक रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? रिसेप्टर है, और ये क्या है? सेल है आपका, है ना। और ये शुगर जो है ये कहां पर है? अभी ब्लड में आएगा। यही होगा ना, आपको कोई भी खाना खाओगे, कुछ भी अगर शुगर इनटेक करोगे तो फाइनल उसका क्या प्रोसेस होगा? वो एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। ब्लड से ही तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएगा। तो अब क्या है कि ब्लड में तुम्हारे शुगर कंटेंट है, तुम्हारे सेल्स को हमें शुगर देना है ना। क्योंकि अगर ब्लड में शुगर रह जाएगा, सेल्स उसको यूज नहीं करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? हर आदमी डायबिटिक हो जाएगा, है ना। क्योंकि डायबिटीज क्या है? शुगर लेवल ब्लड में बढ़ना, वही क्या है? तुम्हारी डायबिटीज है। तो हमें क्या करना है कि शुगर को डिफरेंट बॉडी के जो सेल्स हैं उन सबको यूज करवाना है। तो इंसुलिन वो रिसेप्टर का काम करेगी। हर सेल पे प्रेजेंट, वंश, हर सेल पे प्रेजेंट क्या होता है? इंसुलिन का रिसेप्टर होता है, जिससे कि सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? शुगर को यूज करते हैं। क्या करते हैं? शुगर को यूज करते हैं। तो अगर एक बात बताओ, इंसुलिन ना रहे, इस सेल की परमेबिलिटी ना रहे, तो क्या कभी सेल यूज कर पाएगा शुगर को? कर ही नहीं पाएगा। वो शुगर कहाँ पे रहेगा? ब्लड में रहेगा, है ना। तो अब इस चीज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है और बिल्कुल वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। थोड़ा सा इसके हार्मोन के बारे में देख लेते हैं कि बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसको प्रिपेयर किया था। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एएफ सैंगर ने दिया था, और ये जो टर्म इंसुलिन है वो भी एएफ सैंगर ने दिया था। फर्स्ट प्रोटीन दैट इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इन लैब एंड इज crystallized. Human insulin was synthesized by Stan Humulin. वन मॉलिक्यूल ऑफ, इसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 2 चेन होती है, अल्फा और बीटा। ये पढ़ा है कहीं आप लोगों ने? कहाँ पे पढ़ा है? बायो में 12th का जो चैप्टर है ना, उसमें ये दे रखा हुआ है। ठीक है, तो वहां से भी देख लो। अब फंक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गई तुम लोगों को कि जो हमारी ब्रेन के सेल्स हैं उनको हर टाइम पे ग्लूकोज चाहिए। मतलब 1 सेकंड के लिए भी ना ग्लूकोज का सप्लाई ब्रेन को कट ऑफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंसान कहाँ चला जाएगा? कोमा में चला जाएगा। बहुत खतरनाक है। शुगर हाई होना फिर भी मैनेजेबल है, बट लो होना बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम वही पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें जो है वो शुगर लो होने की वजह से होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना और समझ में आएगा तुम्हें कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है। तो देखो, ऑन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में मतलब वो शुगर को कैसे इनटेक करता है, ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं। एक्सेप्ट ब्रेन सेल्स, आरबीसीज, रेटिना and genital epithelium, insulin stimulates the permeability of cells and consumption of glucose in all the somatic cells. ठीक है, तो ये बात जो हमने पिछले सेक्शन में बताई थी वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि इंसुलिन जो है वो सारे सोमैटिक सेल की परमेबिलिटी को चेंज करता है जिससे कि वो शुगर को ले सकें। ठीक है, अगर यहाँ पे ये एक सेल है, ठीक है, और शुगर को इसमें आना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इंसुलिन होना चाहिए। ये इंसुलिन क्या करेगा? इस सेल की परमेबिलिटी जो है उसको क्या करेगा? ऑल्टर करेगा, जिससे ये शुगर को अपटेक कर सकता है। लेकिन 4 सेल्स जो हैं जो जिनको इंसुलिन जो है वो कभी भी कंट्रोल नहीं करता है उनकी परमेबिलिटी को, है ना। वो 4 सेल कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो तुम्हारा बॉस कौन है? ब्रेन, है ना। ब्रेन में शुगर की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ब्रेन है, आरबीसीज है, ठीक है, और जेनाइटल एपी क्या है? जेनाइटल एपिथेलियम है, और चौथा क्या है? रेटिना। ये 4 चीजें याद रह पाएंगी? क्या क्या है? ब्रेन, ऐसे याद कर लो, सबसे पहले ब्रेन, रेटिना, आरबीसी तो पूरे बॉडी में ही है, और सबसे लास्ट में जेनाइटल एपिथेलियम। इन 4 चीजों को कभी भी इंसुलिन की जरूरत नहीं है अपने परमेबिलिटी को चेंज करने के लिए और शुगर को यूज करने के लिए। तो ये जो है ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यही 4 चीज है, क्योंकि इनको शुगर की सप्लाई हमेशा होनी चाहिए, कट ऑफ कभी भी नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है
ये चारों पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। जब हम इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो ये तुम्हें समझ आएगा कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मेटाबॉलिज्म का एक्शन क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट इसका, इंसुलिन का। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, promotes glycogenesis. There are two major site of glycogenesis, liver and muscles. अच्छा एक बात बताओ मुझे, इंसुलिन कैसा हार्मोन है? शुगर के लेवल को ब्लड में कम करने वाला है या बढ़ाने वाला है? कम करने वाला है। तो वो सारे प्रोसेसेस को प्रमोट करेगा जिससे शुगर जो है वो कम बने ब्लड में, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस टर्म को ऐसे लिखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको का क्या मतलब हुआ? ग्लूकोज, ग्लूकोज। नियो मतलब वैसे सब्सटेंस जो कि शुगर को जनरली फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर हमारा जो रॉ मटेरियल है शुगर के फॉर्मेशन के लिए, वही तो शुगर फॉर्म करेगा, है ना। प्रोटीन से अगर शुगर बन रहा है, फैट से अगर शुगर बन रहा है, दैट प्रोसेस इज ग्लूकोनियो। और जेनेसिस का क्या मतलब होता है? बनना। तो ये प्रोसेस क्या है कि मतलब जो उसका रॉ मटेरियल उसको छोड़ दिया इसने, बाकी के जो मटेरियल है उनसे भी ग्लूकोज बना रहा है। तो इंसुलिन इस प्रोसेस को प्रमोट करेगा या इनहिबिट करेगा? क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब एक बात बताओ, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज जो है हमारे सेल्स में किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? इसी फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के बनने को ये प्रमोट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, है ना, क्योंकि ग्लूकोज क्या होगा? स्टोर हो रहा है। तो ये इसको क्या करेगा? ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, ठीक है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? दोनों के नाम एक जैसे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। और जो साइट है ग्लाइकोजेनेसिस की, वो कौन कौन से साइट है? लीवर और मसल्स, ठीक है। enhances peripheral utilization oxidation of glucose causing the blood sugar level to fall. It inhibits glyconeogenesis. अब एक बात बताओ, तीन चीजें ये करेगा। सबसे पहले ग्लूकोज का जो बनना है वो रोक दो, ग्लाइकोजन का बनना क्या है? बढ़ा दो, और ग्लाइकोजन का टूटना क्या है? घटा दो, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है वो ये करने वाला है। क्या क्या करने वाला है? इसको क्या करना है? शुगर का जो लेवल है, शुगर लेवल या फिर हम कह सकते हैं ग्लूकोज, इसको कम कहां पे करना है? ब्लड में। इसका एम तो यही है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोसेसेस ये करता है? सबसे पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना, क्या करता है? उसको खत्म। दूसरा है ग्लाइकोजेनेसिस, इसको क्या करता है? बढ़ाता है। तीसरा क्या है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का क्या मतलब होता है? टूटना। जेनेसिस का क्या मतलब होता है? बनना। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, ठीक है। तो बस ये प्रमोट क्या कर रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस को, ग्लाइकोजन के बनने को। ग्लूकोज के बनने को कभी प्रमोट नहीं कर रहा है और ग्लाइकोजन के टूटने को भी प्रमोट नहीं कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई? चलो ये चैप्टर तो मतलब ये सेक्शन तो खत्म हो गया। अब देखते हैं, जैसे हमने पीछे वाले सेक्शंस में भी देखा था, सब पे देखा था कि फैट पे क्या असर पड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट पे क्या असर पड़ रहा है, लिपिड्स पे क्या असर पड़ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट की मैकेनिज्म तो बता दी, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट की तो प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट की ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं। तो किस पे क्या असर है इंसुलिन का वो समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि फैट पे क्या असर है इसका। तो इंसुलिन प्रोमोट्स lipogenesis and inhibits lipolysis. Insulin also inhibits the formation of ketone body. अभी तक का जहां तक हमने पढ़ा था सब लोग क्या करवा रहे थे? लाइपोलाइसिस करवा रहे थे। ये क्या करवा रहा है? क्या करवा रहा है? लाइपोजेनेसिस को ये क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है, और ये इनहिबिट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, ठीक है। अब देखो,
प्रोटीन का क्या करता है, तो प्रोटीन का तो यही है, सब हर जगह प्रोटीन की एनाबॉलिक एक्टिविटीज शो होती है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो बढ़ा रहा है, और जो सेल्स हैं और मसल्स हैं उनको क्या कर रहा है कि तुम प्रोटीन को यूज करो, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का देखो, इंसुलिन प्रोमोट्स द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, नॉर्मल कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, ये शुगर के जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इसका बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल वो है कि ब्लड फास्टिंग शुगर को मेजर करवाते हैं, कितना होता है ब्लड फास्टिंग शुगर, 70 से 110 mg, ठीक है, ये ब्लड फास्टिंग शुगर होता है, और इसके कर्व भी आते हैं, ठीक है। आप उसको मेजर करवा के बता सकते हो कि क्या कंडीशन है आपके पेशेंट की, ठीक है, तो इसका बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। खैर चलो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे बात ये करते हैं कि क्या होता है जब इंसुलिन का हाइपर सिक्रीशन होता है और हाइपो सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो देखो, हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन क्या होगा, शुगर डिजीज। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, विच इज योर डायबिटीज। अब देखते हैं हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कब होता है, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज द शुगर stored in the blood, so the amount of sugar increases in blood and this is called as hyperglycemia। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसी का क्या मतलब हुआ, ग्लूकोज, और ईमिया का क्या मतलब हुआ, ब्लड, ठीक है, क्या होगा, ब्लड। तो अगर इंसुलिन ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो अब तो डायबिटिक पेशेंट हो जाएगा वो, और अगर ज्यादा हो गया तो उसको क्या हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन को तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे घर में खाने का बहुत सारा सामान है, ठीक है, और तुम्हारे फ्रिज में वो सारी चीजें स्टोर्ड हैं जो तुम्हें पसंद है, सारी चीजें, ठीक है, बट तुम्हारे पास उस फ्रिज की की नहीं है कि तुम खोल के खा सको। तो ऐसी कंडीशन में क्या तुम्हारा पेट भरा रहेगा, बहुत अच्छा फील करोगे, या उस रूम में तुमको उस फ्रिज के साथ बंद कर दिया जाए 4 दिन तक, क्या हालत होगी तुम्हारी, मरे हुए निकलोगे वहां से, है ना। अब कितना भी तुम तोड़ लो वो फ्रिज तो तुमसे खुलने वाला है नहीं, है ना। तो यही कंडीशन हमारे ब्लड की हो जाती है, ठीक है, हमारे बॉडी की हो जाती है। हमारे बॉडी की कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास हमारा जो पूरा का पूरा वो है, वो कौन देता है, ब्लड देता है, ब्लड से ही हॉर्मोन्स, ठीक है, और सारी की सारी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो किससे ट्रेवल होते हैं, ब्लड से ट्रेवल होते हैं। तो ब्लड में मोर देन अबंडेंट अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, बट उस पर्सन में क्या है, इंसुलिन की कमी हो गई है। ब्लड को तुम ऐसा समझ लो कि वो फ्रिज है, ब्लड को क्या समझ लो, वो फ्रिज है, ठीक है, और शुगर को क्या समझ लो कि उस फ्रिज में रखे हुए तुम्हारे सारे पिज्जा, बर्गर और जो भी आप सबको पसंद है उसको इमेजिन कर लो, ठीक है, वो क्या है, शुगर है, ब्लड में प्रेजेंट शुगर है। और इंसुलिन क्या है, वो चाबी है, तो वो चाबी है ही नहीं, तो वो सामान जो है वैसे ही पड़ा हुआ है और आप भी भूख से मर रहे हो, है ना। क्या हो रहा है कि सामान है, मतलब उसकी की नहीं है, आप वो खोल नहीं पा रहे हो, और उस फ्रिज में सब कुछ भरा हुआ है, आप खा नहीं पा रहे हो। ऐसे ही हमारे सेल्स के साथ होता है, इनको ब्लड में दिखता तो है कि पूरा ब्लड जो है वो शुगर से भरा हुआ है, वो देख रहे होते हैं, ब्लड वहां से जा रहा होता है, कहते हैं यार देख मेरे पास ये शुगर है तू ले ले, और वो अंदर से देख रहे होते हैं, कहते हैं यार ये गेट खुलवा तब तो हम लेंगे, है ना। गेट तो खुलता नहीं है क्योंकि इंसुलिन जो है वो क्या है, उसकी की है, वो चाबी क्या होती है, गायब रहती है। तो ऐसे ब्लड में शुगर जो है वो बेकार हो रहा है, उसकी वजह से एक अलग बीमारियां जो है वो डेवलप हो रही हैं, पेशेंट क्या हो जा रहा है, हाइपर ग्लाइसेमिक हो रहा है, और सेल जो है वो भूखे मर रहे हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो बहुत खाते हैं, वो उनको हर टाइम भूख लगी रहती है। अगर सुबह उठ के उनको ना आप नाश्ता ना कराओ तो उनसे रहा नहीं जाएगा। और डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं कि आप सुबह सुबह नाश्ता करके और अपनी मेटफॉर्मिन की टैबलेट खा लिया करो, है ना। वो भूखे रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते भूखे, समझ आ रहा है, क्योंकि उनके पास शुगर तो बहुत ज्यादा है, बट उसको यूज करने वाली जो की है वो गायब हो रखी है, या फिर बहुत कम अमाउंट में आ रहा होगा। मतलब ये समझ लो कि वो फ्रिज कभी कभी खुलता होगा 4 साल में एक बार अपने आप से, ठीक है, खुल जा सिम कोई आगे कहता होगा तो वो खुलता होगा, तब तुम्हें थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं, है ना। अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको अगर देख लो आप तो ऐसे कंफ्यूज ना हो, ऐसे सोचो कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। वो टर्म्स एक एक करके देख लेते हैं। ग्लाइकोस्यूरिया क्या है कि ये यूरिया मतलब कहाँ पे आ गया, यूरिन में। ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इफ द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एक्सीड्स फ्रॉम 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन द ब्लड, दिस इज नोन एज ग्लाइकोस्यूरिया। अगर 180 मिलीलीटर से ज्यादा हो गया तो हम क्या कहेंगे इसको,
सूर्या। पॉलीयूरिया क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन दिस स्टेज ऑफ द यूरिन सो द इंटरवल्स ऑफ यूरिनेशन रिड्यूस, दिस इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको यूरिनेशन भी बहुत फ्रीक्वेंट होती है, उनको प्यास भी बहुत लगती है, उनको भूख भी बहुत लगती है। पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ये सारी चीजें उनमें देखी जाती हैं। और अगर बहुत एडवांस हो जाता है तो क्या देखी जाती है बाद में? शुगर भी एक्सक्रीट होने लगता है यूरिन में। क्योंकि अब एक बात बताओ, ब्लड में क्या है? ग्लूकोज है, और ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए कहाँ जा रहा है? किडनी के पास जा रहा है। अब एक लेवल तक किडनी कंट्रोल करेगा कि नहीं, मुझे ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब करा के बॉडी को फिर से देनी है। पर फिर से हम खाना खा रहे हैं, फिर से वो ब्लड के साथ साथ शुगर जो है वो ट्रेवल कर रहा है ब्लड में, तो कितना ज्यादा वो ब्लड में रीअब्सॉर्ब करवा कर रखे। फिर एक टाइम आता है जब वो एक्सीड कर जाता है उसकी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड, तब क्या हो जाता है? ग्लाइकोस्यूरिया। मतलब जो तुम्हारा ग्लूकोज है वो कहाँ दिखने लग जाता है? यूरिन के अंदर। ठीक है, ये सारे टर्म्स मैंने पहले बताए। पॉलीडिप्सिया क्या होता है? ड्यू टू एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिहाइड्रेशन इज इनहांस्ड, द पेशेंट फील्स एक्सेसिव थर्स्टी। पॉलीडिप्सिया यही हो गया, अब उसको इतनी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, क्यों हो रही है वो आपको पता चल गया। अब उसको क्या फील हो रहा होगा कि उसको बहुत प्यास लगी, हमेशा डिहाइड्रेटेड रहेगा, तो वो आदमी क्या करेगा? बहुत पानी पिएगा, और फिर से उसकी साइकिल क्या होगी? रिपीट होते रहेगी। पानी पीना, यूरिनेशन, पानी पीना, यूरिनेशन। ठीक है, उसके बाद से पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मतलब क्या होता है? एक्सेसिव हंगर। हंगर क्यों है? पता चल ही रहा है कि ब्लड में तो शुगर घूम रहा है बट वो यूज नहीं कर पा रहे, तो सारे सेल ऐसे भूखे चिल्ला रहे हैं कि मुझे कुछ खिला दो, मुझे खिला दो। फिर ब्रेन के पास भी यही इंफॉर्मेशन जा रही है कि सुनो, हमें बहुत भूख लगी है, तुम्हें तो, तुम्हारे पास तो किसी चाबी की कुछ कमी नहीं है, तुम तो भाई बॉस हो, हमारे लिए भी कुछ दया करो, हमें भी कुछ खिलाओ। फिर वो इंपल्स सेंड करता है कि सुनो, खाना खाने की जरूरत पड़ गई है, खाओ खाना। फिर वो खा रहा है, पर खाने से क्या असर होगा? नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत तो होगा, बट उसके लिए आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो इंसुलिन की तरह एक्ट करें, वो रिसेप्टर को खुलवाएं। पर दवाइयों का असर भी कुछ देर तक ही रहता है, उतने देर में जितना खाना आप खाओगे आप खा लोगे, फिर से डायबिटिक पेशेंट उठेगा, उसको फिर से भूख लगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। अगर घर पे कोई डायबिटिक है, अगर वो बार बार खाना मांग रहा है, तो कृपया गुस्सा ना करें, आप समझे उसकी प्रॉब्लम, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वो खाना देते रहें और परहेज करें कि क्या क्या दे सकते हो, क्या क्या नहीं दे सकते हो। वैसी चीजें ना दे जिसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उनको ऐसी चीजें दें जो वो खाएं तो उनके सेल्स को न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाए बट शुगर का लेवल ना बढ़े, क्योंकि उनके ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट है। तो आप एक्सटर्नली थोड़ा रिड्यूस करें। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, एक टर्म है कीटो एसिडोसिस। क्या है ये? कीटो एसिडोसिस क्या होता है? Due to active and incomplete decomposition of fat in fatty tissue, ketone bodies are formed. These ketone bodies are toxic like acetone, acetoacetic acid and beta hydroxybutyrate. ये नाम फर्स्ट ईयर में तुम लोग को इतना पूछा जाएगा, मतलब हमसे तो बहुत पूछा जाता था, और ये नाम हमें याद नहीं होते थे। 3 नाम है और ये नहीं याद होते थे। तो देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि इंसुलिन का जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे कि वो कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन को रोकता है, पढ़ा था ना हमने। अब ये कीटो एसिडोसिस पढ़ो, तो देखो क्या होता है कि अब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको शुगर तो मिल नहीं पा रहा है ना, ब्लड में शुगर है बट उनको मिल नहीं पा रहा है, बट वो बेचारे क्या हैं? बहुत ही भूखे हैं। ठीक है, तो वो कुछ तो अब काम करेंगे अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, जो उनके पास फैट होता है उसी को वो डिकम्पोज करने लग जाते हैं। ठीक है, कि उनको एनर्जी चाहिए, तो अब उनको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सप्लाई कर नहीं पा रहा है, शुगर नहीं मिल पा रहा है, तो जो सेल्स होते हैं उनमें फैट स्टोर्ड होता है। अब वो क्या करते हैं कि फैट को तोड़ने लग जाते हैं, है ना। फैट जो है, अगर एक बात बताओ, ऐसे पर्सन में इंसुलिन होता तो ये प्रोसेस कभी भी होती कीटो एसिडोसिस वाली? नहीं होती ना। तो देखो वो क्या करते हैं कि फैट को तोड़ने लग जाते हैं एनर्जी को लेने के लिए, एनर्जी ड्राइव करने के लिए। और उस दौरान क्या होता है, ड्यू टू एक्टिव एंड इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ फैट इन फैटी टिश्यूज, जो भी टिश्यूज जहां पे फैट स्टोर्ड है वो पूरी तरीके से उसको तोड़ भी नहीं पाते हैं, बहुत ही इनकम्प्लीट उनका डिकम्पोजिशन होता है, और वो क्या बना देते हैं? कीटोन बॉडीज, है ना। तो ये कीटोन बॉडीज कौन कौन से रहते हैं? एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सिक ब्यूटरेट। ठीक है, तो अगर इंसुलिन होता तो ये काम कभी होता? इंसुलिन होता तो उनको वैसे ही शुगर मिल जाता, ये इस हद तक गिरने की उनको जरूरत नहीं होती, कीटोन बॉडी वो बनाए, है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कीटोन्यूरिया क्या होती है। एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक कीटोन बॉडी थ्रू यूरिन। अब एक ऐसी देखो ये कैसी कैसी चीजें जो है वो कितनी खराब होती जा रही हैं। पहले क्या था कि शुगर नहीं मिल रहा था ब्लड को, फिर वो एक्सटेंड थोड़ा और बढ़ा
कि अब जो सेल्स हैं पहले वो वेट कर रहे थे कि नहीं चलो अभी नहीं मिलता है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, क्या पता हमें शुगर मिले, पर उनको तब भी शुगर नहीं मिलता है। तो उनके पास जो होता है उसी को वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, फैट को तोड़ के अब उन्होंने क्या बना दिया, कीटोन बॉडीज बना दिया। अब सेल्स को आदत पड़ गई, उन्हें पता है कि उनको जब भी भूख लगेगी तो उनको क्या करना है, यही बनाना है कीटोन बॉडीज, क्योंकि उनको शुगर नहीं मिलने वाला है। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप उस डायबिटीज को ना ट्रीट करें, आप उसमें कोई भी मेडिसिन ना दें, तो वो बॉडी क्या करेगी, कीटोन बॉडीज को बनाते रहेगी बनाते रहेगी। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब वो यूरिन जो होगा, सॉरी किडनी जो होगी उसको भी फिल्टर आउट कर देगी, और वो कहाँ पे दिखेगा, यूरिन। तो एक बात बताओ, अगर ऐसे पेशेंट का हम यूरिन टेस्ट करें तो हमें क्या पता चलेगा कि कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, क्योंकि अब ये यूरिया में भी, सॉरी यूरिन में भी दिखने लग गया है ना। तो अगर डायबिटिक पेशेंट हैं और वो बहुत ही खराब कंडीशन में है, तो ब्लड शुगर तो उनका वैसे ही बहुत रेज रहेगा। ऐसे पर्सन में हमें क्या कराना होगा, यूरिन एनालिसिस भी करानी होगी, और हम वहां पे भी क्या पाएंगे कि ग्लूकोज जो है वो कहाँ तक आ गया है, अब ब्लड तक आ गया। ग्लूकोज तो छोड़ो, अब क्या दिखने लग गया है ब्लड में, कीटोन बॉडीज दिखने लग गया है। ठीक है, अब पढ़ते कीटोन यूरिया, excretion of toxic ketone bodies through the urine. The combined effect of ketoacidosis, dehydration and hyperglycemia may cause diabetic coma to the patients. Patient become unconscious and even may die. Insulin hormone is given to the patient by injection subcutaneously. In this disease, insulin given orally is not effective because it gets digested in the alimentary canal like other protein. अब देखो, अब एक ऐसी सिनेरियो तुम इमेजिन करो कि एक पेशेंट है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया तो हो ही रखा है, 180 ml से ज्यादा है इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल, नहीं यूरिन में भी अब ये दिखने लगा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल की तो बात हटाओ। ठीक है, कीटोन बॉडीज भी बनने लग गया है ना, मतलब वहां पे कीटोएसिडोसिस भी हो रखी है। तो ऐसे पेशेंट को अगर हम ट्रीट ना करें, इस स्टेज में अगर हम पेशेंट को ट्रीट ना करें, मतलब वहां पे कीटोएसिडोसिस भी होने लगी है, कीटोन्यूरिया भी होने लगी है, और हाइपरग्लाइसीमिया तो वैसे ही थी, है ना। तो हाँ, तो ये पेशेंट जो होता है वो क्या होता है, अनकॉन्शियस हो सकता है और मर भी सकता है। ठीक है, पर ये कंडीशन जनरली नहीं आती है, डायग्नोस हो जाती है, अगर ना हो तो वो मर सकता है। और ऐसे पेशेंट में अगर आप इंसुलिन को इंजेक्शन के थ्रू देना होगा, क्योंकि अगर हम उसको ओरली देते हैं इंसुलिन को तो वो क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अमाइनो एसिड से तो बना है, 51 अमाइनो एसिड्स, वो क्या है, प्रोटीन ही तो है, तो वो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके के पेशेंट में जिसमें ऐसी कंडीशन है, उसमें क्या करना है, इंजेक्ट करवाना है। ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है, कीटोएसिडोसिस हो रहा है, कीटोन बॉडीज बन रहे हैं और हाइपरग्लाइसीमिया हो रखे है, वहां पे पेशेंट में इंसुलिन इंजेक्ट करना होगा। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, क्या था, डायबिटीज 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 डायबिटीज, जो कि अभी एक वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उसके बारे में हमने सारा पढ़ा कि क्या क्या हुआ, ब्लड में कैसे बढ़ा, फिर यूरिन में कैसे आया, फिर कैसे कीटोएसिडोसिस हो रही है, ये सारी चीजें पढ़ लिया। अब अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हो जाए, क्या कहेंगे हम इसको, हाइपर इंसुलिनिज्म। ठीक है, तो देखो, ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज्ड इन द ब्लड विच इज नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। बिल्कुल उसका रिवर्स है कि अगर इंसुलिन का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ब्लड में घट जाएगा, और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। In hypoglycemic stage, the body cells take more and more glucose from the blood. So need of glucose for nervous system, retina of eyes, genital epithelium is not fulfilled. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा हो रखा है, ठीक है, इंसुलिन क्या हुआ है, इंसुलिन का अमाउंट कहाँ पे बढ़ा हुआ है, ब्लड में, है ना। तो जितने भी सेल्स जो इंसुलिन पे डिपेंड करते हैं कि उनको क्या मिले, ग्लूकोज मिले, वैसे सेल्स का नंबर ज्यादा है, सिर्फ 4 ही थे जो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करते थे। एक बार नाम बताओ कौन कौन से थे वो, ब्रेन, आईज का मतलब रेटिना, आरबीसीज और जेनाइटल एपिथेलियम, ये चारों को छोड़ के बाकी जो सेल्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, इंसुलिन पे। तो एक तो इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ब्लड में शुगर का लेवल क्या है, कम है। अब जैसे ही वो पर्सन अगर खाना खाता है, शुगर जैसे उसकी बॉडी ब्लड में आती है, ये सारे बैठे होते हैं, क्योंकि इनका चेम्बर एकदम खुला हुआ है, क्योंकि इंसुलिन तो घूम रहा है, बस वो चाहता है शुगर आ जाए कि मैं जल्दी से इसको दूं। तो सारे सेल्स में ऐसा हो जाता है कि यार ब्लड में शुगर आए, जल्दी 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 ले लो, है ना। इनके पास तो रिसेप्टर है, ये क्या करते हैं, एज अ रिसेप्टर ही तो काम कर रहा है, इनकी परमिबिलिटी पूरी तरीके से ये क्या कर रहा है, ऑल्टर कर दे रहा है।
तो इनके पास जितने भी शुगर हैं, अगर मैं एक बात, ये ब्लड है, ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, शुगर है, और इसके चारों तरफ जो है तुम्हारे क्या है, सेल्स हैं। अभी तो मैंने बहुत कम ऐसे वो करा है, बट तुम सोचो ब्लड फ्लो कर रहा होगा और ब्लड जो है उसके चारों तरफ क्या है, सेल्स हैं, और ये सारे के पास इंसुलिन का अमाउंट क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो जो शुगर ब्लड में होगी वो कहाँ जाएगी, सेल्स के लिए चली जाएगी। तो ये जो चारों वाइटल ऑर्गन थे इनके लिए कमी हो जाएगी ब्लड की, सॉरी शुगर की, क्योंकि ये तो डिपेंड ही नहीं करते ना इंसुलिन पे, ठीक है, ये इंसुलिन पे क्या करते हैं, डिपेंड करते ही नहीं। तो इनको शुगर अब इनके लिए कम बचेगा, क्योंकि इंसुलिन बहुत ज्यादा हो रखा है। बाकी के जो सेल्स हैं, जो नॉन वाइटल सोमैटिक सेल्स हैं, वो यूज करने लग जा रहे हैं, और बाकी सब सेल्स को कम पड़े तो पड़ी जाए, अगर ब्रेन को कम पड़ जाए तब सोचो क्या होगा। तो वही कंडीशन होता है ऐसे स्टेजेस में। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पेशेंट लूजेज हिज रिप्रोडक्टिव पावर एंड साइट। तो क्या क्या चीजें होगी, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगी, ठीक है, तो उसकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को वो लूज कर देगा, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है और उसके पास शुगर ही नहीं है, वो बेचारा तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, बाकी तो कुछ छोड़ ही दो, वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के बारे में बात करें, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया को वो सप्लाई कर रहा है, तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी तो उसकी गई ही गई। ऊपर से रेटिना जो है, ठीक है, वो भी तो डिपेंड नहीं करता है इंसुलिन पे ना, उसको भी शुगर नहीं मिल रहा है, तो उसकी आई साइट क्या होगी, वो भी कम होगी, ठीक है। और ब्रेन है, ब्रेन को तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, शुगर देना ही देना है। तो ब्रेन क्या करेगा, अनकॉन्शियसनेस होने लग जाएगी उस पेशेंट को, है ना, उस पेशेंट में क्या होने लग जाएगी, अनकॉन्शियसनेस होने लग जाएगी, क्रैम्प्स होगा, और पेशेंट में इवन डाई। इस कंडीशन को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, ये बहुत खराब कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप इंसुलिन को रिमूव करो और आप जितना शुगर भी दो, यही कंडीशन देखने को मिलेगी, यही कंडीशन देखने को मिलेगी ना। अगर आप शुगर दोगे भी तो ब्रेन के पास पहुंचते पहुंचते उसको कम ही पड़ना है, क्योंकि बाकी के सेल्स जो है उसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। बाकी के सेल्स को अगर शुगर ना मिले, ठीक है, जैसे इसका इनवर्स कंडीशन था हाइपरग्लाइसीमिया में, उसमें क्या हो रहा था कि बाकी के सेल्स को शुगर नहीं मिल रहा था पर ब्रेन को शुगर मिल रहा था, है ना। तो वो जो कंडीशन है वो बहुत ही लेटर स्टेजेस में वो क्या है, खराब है, पर यहाँ पे विद इन मिनट ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। इसलिए अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उनको इंसुलिन थेरेपी हो रही है, ठीक है, इंसुलिन थेरेपी हो रही है या फिर वो इंसुलिन इंजेक्शन पे हैं, तो उनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप उनका जो फूड इनटेक है उसको कॉम्प्रोमाइज करो, कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इंसुलिन थेरेपी आप प्रोवाइड कर रहे हो तो इंसुलिन क्या होगा, वैसे ही बढ़ा रहेगा, मेडिकली वो बढ़ा रहेगा, और उस वैसे में अगर हम पेशेंट को ग्लूकोज ना दें तो वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा, ठीक है। और डायबिटीज भी दो तरह की होती है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो आप समझ जाओगे, टाइप 1 होती है और टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, मतलब ऐसे पेशेंट, और ये ऑटो इम्यून होती है, ठीक है, टाइप 1 वाली। ऐसे पेशेंट में अगर डायबिटीज है, आप इंसुलिन थेरेपी करवा रहे हो तो उसका असर आपको दिखेगा, क्योंकि वो इंसुलिन की कमी की वजह से ये डायबिटीज अराइज हुई है। और दूसरा जो है टाइप 2 है, इसमें रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। ऐसे में क्या होता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तुम चाहे जितना इंसुलिन दे दो ये कोई असर नहीं करने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, रिसेप्टर जो है उनमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बस मैंने ज्ञान के लिए बता दिया है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा है, ठीक है। तो इसको अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ना भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सारी चीजें याद रखना। तो एक बात बताओ, इंसुलिन का ज्यादा होना ज्यादा खतरनाक है या कम होना ज्यादा खतरनाक है? ज्यादा होना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपको टाइम नहीं देगा, उसमें तो आपको बहुत टाइम मिलेगा, पहले ब्लड में बढ़ रहा है, फिर यूरिन में अगर दिख भी जाए ना कि हाँ आप यूरिन, तो वो कंडीशन बहुत खराब है, बट वो कंट्रोल की जा सकती है। अगर पेशेंट बहुत ही एक्टिव है तो वो कंट्रोल की जा सकती है, पर ये आपको टाइम ही नहीं देगा, ये टाइम देगा ही नहीं, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा जो हमारा हार्मोन है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या है, ग्लूकागोन। पहला इंसुलिन का पढ़ लिया आपने, इंसुलिन जो है वो क्या करवाता है, क्या है वो बेसिकली, हाँ, इंसुलिन क्या करवाता है, शुगर लेवल जो है उसको ब्लड में कम करता है, मेंटेन क्या होता है, कम करता है, ठीक है। अब जो दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं हार्मोन वो क्या है, ग्लूकागोन, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इंसुलिन में अभी तक कोई दिक्कत है, समझ आ गया? अब हम लोग उसका भाई जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, ग्लूकागोन,
ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल, ग्लाइसेमिक फैक्टर सॉरी हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर, इट इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 29 अमाइनो एसिड्स। वो कितने से बन रहा था? 51 से। ये कितने से बन रहा है? 29 से। दोनों का रॉ मटेरियल यही है, अमाइनो एसिड से। इट इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, इट इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड व्हेन द शुगर लेवल ऑफ द ब्लड रिड्यूसेस। यही बात जो पढ़ चुके हैं। देखो, ग्लूकागोन हार्मोन इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ शुगर विच इज ग्लूकोज इन द ब्लड, इट स्टिमुलेट्स। अब देखो, जो जो मेटाबॉलिज्म वो कर रहा था उसका उल्टा ये करेगा। इसको क्या करना है? ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में क्या करना है? बढ़ाना है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा? प्रोमोट करेगा कि जो जो रॉ मटेरियल नहीं भी हैं ग्लूकोज बनाने के, उनको भी कहेगा कि यार तुम ही ग्लूकोज बनाओ, तुम ही ग्लूकोज बनाओ, तुम ही ग्लूकोज बनाओ। तो ये क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। कहां पर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस? लीवर ही तो साइट है सारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इंक्रीज, इट स्टिमुलेट्स लाइपोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड इन द फैटी टिश्यू। वो काम जो इंसुलिन करवा रहा था, ये क्या करेगा? उल्टा करेगा, लाइपोलाइसिस को प्रमोट करेगा। इट डिकम्पोजेस ग्लाइकोजन इन द ग्लूकोज लीवर, दैट इज स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। द सिक्रेशन। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं, जैसे हमने इंसुलिन के लिए किया था। ये क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसको क्या करेगा? ठीक है, समझ आ गया? जो इंसुलिन का था उसका बिल्कुल उल्टा यहाँ पे कर देना है। एक कोई भी याद कर लो अपनी सुविधा के हिसाब से। तो देखो, द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन इज कंट्रोल्ड बाय द लिमिट कंट्रोल फीडबैक। When the amount of sugar is increased in the blood, the insulin is secreted by the beta cells. As a result of it, when the amount of glucose is reduced in the blood, then glucagon is secreted by alpha cell. वो बिल्कुल आसान सा है कि जब इंसुलिन बढ़ जाता है तो अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकोज। और जब ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन। ऐसे ही चलता रहता है नॉर्मल फिजियोलॉजी में। बट डायबिटीज कब होता है? जब उस पेशेंट के अंदर इस हार्मोन का जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है, तभी हमारे अंदर सिम्टम्स अराइज होने लग जाते हैं। और तभी जो पेशेंट होता है उसमें ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? यही चीज जो है ये होती है हमारी ऑपरेट नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, कि जब हम खाना खा रहे होते हैं और सेल्स को चाहिए कि अब वो ग्लूकोज को यूज करे, तो वहां से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। ठीक है, और जब हमारी बॉडी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जो लेवल ग्लूकोज का उस टाइम पे बहुत कम है, तो उस टाइम पे क्या सिक्रीट होता है? ग्लूकागोन। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी तो ये है, बट पैथोलॉजी तो अराइज होनी ही होनी है, वरना तो सिलेबस वैसे ही बहुत कम हो जाता। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं गोनैड्स और अदर ऑर्गन्स विच सिक्रीट हार्मोन्स। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन थे उनके बारे में। एक बार रिकॉल करें कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा है? कौन कौन सा पढ़ा है? पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? पीनियल, पैंक्रियास, और अब हम पढ़ने वाले हैं गोनैड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो ये सारे के सारे क्या थे? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड थे। पर हमारे बॉडी में हार्मोन्स नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी सिक्रीट करते हैं, तो उनका बस हम नाम पढ़ लेंगे। और वैसे भी ये सारे आप लोगों को आधे से ज्यादा तो पता होंगे क्योंकि पिछले सेक्शन में हमने कर भी रखा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती है? टेस्टोस्टेरोन को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो मेल जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करती है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनके ग्रोथ में हेल्प करती है। और इसका ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ मिलेगा? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, जो सब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, कैसे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब ओवरी का देख लेते हैं कि फीमेल्स जो होती है उसमें पेयर ऑफ ओवरी होती है। वो कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, जो कि कैसे हार्मोन से स्टेरॉइडल इन द नेचर है। और इनको इन्फ्लुएंस कौन करती है? एफएसएच और एलएच, जो हमने पोस्ट पिट्यूटरी वाले सेक्शन में इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया था। कैसे ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, कैसे जो फीमेल है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं फीमेल के, वो सारे के सारे यही दोनों हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। कैसे बनता है एस्ट्रोजन, कैसे बनता है? एफएसएच जो है वो किस पे एक्ट करता है? एफएसएच फाइनली फॉलिकल से क्या बनाता है? ग्राफियन फॉलिकल।
ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो वहां से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। LH जो होता है वो क्या करवाता है, ओव्यूलेशन कॉज करवाता है 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके 9th डे के बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रप्चर होकर वहां से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन, हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें ही लिखी हुई हैं और ये सारी चीजें हम पहले पढ़ भी चुके हैं और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है 12th क्लास में रिप्रोडक्शन में, आप वहां से इसको देख सकते हो। बाकी सारी चीजें वही हैं कि फीमेल सेक्स कैरेक्टर कौन से हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल कौन से हैं, कि मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स में क्या आता है, एडम सेपल होते हैं, ठीक है, उनके बियर्ड्स आते हैं, फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाते हैं, उनकी जो पिच होती है वो हाई हो जाती है, ठीक है, और मेल्स में जो पिच है वो क्या होती है, लो हो जाती है। ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता है, आप एक बार वहां से भी देख सकते हो। हार्ट का जब हमने रास पढ़ा था, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो हार्ट है वो भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, वहां से कौन सा हार्मोन निकलता है, ANF। क्या है ये, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। जब GFR हमारी नॉर्मल हो जाती है तो ये क्या करता है, उन सारे फंक्शंस को इनहिबिट करता है, जो हमने पहले ही पढ़ रखा है। किडनी में हमारे कौन से सेल्स होते हैं, JG सेल्स होते हैं किडनी के, वो एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो कि स्टिमुलेट क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक्ट, डाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है, डाइजेशन में जितने हार्मोन्स है वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखो, endocrine cells present in different part of GIT and secretes 4 major type of hormones। कौन कौन सा है वो, गैस्ट्रीन, सिक्रेटीन, कोलसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड विच इज GIP। 4 हार्मोन कौन कौन से हैं, पहला जो है तुम्हारा क्या है, गैस्ट्रीन, सिक्रेटीन, CCK एंड GIP। ये 4 हार्मोन है। गैस्ट्रीन कहाँ एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन। गैस्ट्रीन क्या करवाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन के सिक्रीशन में हेल्प करवाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं सिक्रेटीन क्या करवाता है, तो सिक्रेटीन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। CCK acts on both pancreas and gallbladder and stimulates the secretion of pancreatic enzyme और bile juice। GIP, ये CCK का हो गया, GIP inhibits the gastric secretion and motility। Several other non-endocrine tissues secrete hormones called growth factors। These factors are essential for normal growth of the tissues। and देखो ये चारों का तो पता ही है, गैस्ट्रीन क्या करवाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करके पेप्सिनोजेन और HCl को सिक्रीट करवाएगा। सिक्रेटीन क्या करवा रहा है, पैंक्रियाज पे एक्ट करके बाइकार्बोनेट्स और वाटर को सिक्रीट करवा रहा है। CCK कहाँ पे एक्ट कर रहा है, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे बाइल जूस के सिक्रीशन में हेल्प करवा रहा है और पैंक्रेटिक एंजाइम में। ये सारी चीजें बस वहां से पढ़ने वाली हैं, बस आप नाम याद कर लो कि हाँ ये भी हार्मोन्स होते हैं। अब देखो, हार्मोन्स विच ऑलवेज रिमेन इन द टिश्यू फ्लूइड्स, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स है जो हमारे टिश्यू फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, दीज आर सम हार्मोन्स विच नेवर रीच अप टू द ब्लड स्ट्रीम बट ऑलवेज प्रेजेंट इन ECF। ये क्या है कि ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते हैं बट ECF में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। सबसे बढ़िया तो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या करवाता है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन भी जो होता है उसका ही बहुत मेजर रोल होता है। एक एक करके सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन से हार्मोन है। सबसे पहले न्यूरो हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर सीक्रेटेड इन द नोड्स ऑफ एक्सोन ऑफ द नर्व सेल। एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आर द मेन न्यूरल हार्मोन, ठीक है। ऐसे ACH, इसको हम ऐसे लिखते हैं ACH, और दूसरा क्या है, हाँ ये अब याद आया कि सिंपैथेटिक वाला जो सिस्टम पढ़ा था, तो ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं, न्यूरल हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ये लोकल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। These are fatty acids. These are most active substance among all well-known substance. Prostaglandins are so many types: kidney, gonads, seminal vesicle, thymus, brains, etc. Organ and their cells secrete these hormones in ECF. These prostaglandins are first observed in the semen of man. These stimulate the contractions of unstriated muscles. The prostaglandins are secreted by seminal vesicle, reach up to the vagina of the female through semen of the male, and these activities of muscle uterus of the female, ये एक्टिवेट करवाता है muscles of uterus of the female, जो हमने पहले ही पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। इन सब हार्मोन के बारे में इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये थोड़ी बहुत बस नाम से याद कर लो तो बहुत है।
काइनीन्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या होते हैं? दीज आर केमिकल्स विच आर सिक्रेटेड बाय ऑर्गन्स ऑफ बॉडी एट द टाइम ऑफ केमिकल चेंजेस इन ईसीएफ एंड रिड्यूस द बीपी बाय एक्सपेंडिंग ब्लड वेसल्स। काइनीन्स क्या करवाते हैं? ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं? एक्सपेंड करवाते हैं। These are reduced, they also reduce the time of blood clotting. Kinase are called first aid hormone. ये लाइन देखो, याद कर लो कि first aid hormone क्या है? काइनीन्स होते हैं। फेरो हार्मोन्स और एक्टो हार्मोन्स, दीज आर सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दीज केमिकल्स आर सिक्रेटेड बाय एनिमल्स, ठीक है, एंड द affects the animals behavior and made of the same species. First of all, ये फेरो हार्मोन्स जो होते हैं वो एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। ये हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो अपने ऑपोजिट पार्टनर जो होते हैं उनसे इंटरैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन रिएक्शन ये पढ़ते हैं कि हार्मोन्स जो है वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो हार्मोन्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने जितना भी देखा कि हार्मोन जो है कभी क्या करवा रहा है कि जैसे एफएसएच का ही पढ़ लो, यहाँ पर भी एफएसएच का एग्जांपल दे रखा है कि कैसे वो ग्रोथ करवा रहा है ना, कैसे ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, सारा तो हार्मोन का ही खेल है। तो अब हम पढ़ते हैं कि एक्शन कैसे करते हैं, है ना। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल भी होते हैं और फैट सोल्यूबल मतलब लिपिड सोल्यूबल भी होते हैं। और मैंने पहले सेक्शन में भी ये बताया हुआ था कि जो हार्मोन्स हैं वो या तो मेम्ब्रेन पे उसके जो टारगेट सेल्स का मेम्ब्रेन है वहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट हो उससे बाइंड कर जाए, या फिर ये उसका जो जीनोम है, जो उसकी न्यूक्लिक एसिड है वहां पर एंटर करे और बायोकेमिकल चेंजेस लेके आए, ठीक है। तो मोस्टली जो वाटर सोल्यूबल होते हैं ना वो कभी सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं। इनके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं और हमेशा ये सेकेंडरी मैसेंजर जेनरेट करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से हैं? साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम, ठीक है। ये क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। तो वाटर सोल्यूबल क्या है? जनरली दे डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, मतलब टारगेट सेल अगर ये है हमारा, ठीक है, तो इसके रिसेप्टर ज्यादा चांसेस है कि कहां पर प्रेजेंट होंगे? मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे। ये हार्मोन कभी इसमें एंटर नहीं होगा, है ना, इसके न्यूक्लिक एसिड में एंटर कभी नहीं करेगा, इसका काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ये हमारा हार्मोन क्या है? एफएसएच है। ये जो ऐसे मैंने रेड कलर से बना रखा है जिसको मैंने व्हाइट कर दिया, ये क्या है? हार्मोन है। और ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है ये क्या है? रिसेप्टर है। और ये जो पिंक कलर है, ठीक है, ये आप देखो ये क्या है? ओवरियन सेल मेम्ब्रेन है। मतलब यहां से आप कंपेयर करो, ये जो मेम्ब्रेन का पहला पार्ट है ये क्या है? तुम्हारा ओवरियन सेल मेम्बर है। हार्मोन आएगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिस्पॉन्स पहला क्या ये क्रिएट करेगा कि सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करेगा। सेकेंडरी मैसेंजर क्या होगा? साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम। इसमें बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस क्या होंगे कि फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, मतलब ओवरी ग्रो कर जाएगी। समझ में आ रही है बात कि ये आया हार्मोन, इसके मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है उससे बाइंड किया, सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट किया इसने, और क्या हो गया? बायोकेमिकल चेंजेस देखने को मिल गया। क्या हो गई? ओवरी जो हो गई उसकी ग्रोथ हो गई, ठीक है। अब जो लिपिड सोल्यूबल है इसमें क्या होता है? ये इंटरैक्ट करता है इसके न्यूक्लिक एसिड के साथ, है ना, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक हार्मोन है और इसमें मोस्टली स्टेरॉइडल होते हैं और आइडोथायरोक्सिन होते हैं। ये कैसे काम करते हैं? ये जो मेम्ब्रेन है वहां पे रिसेप्टर इसके प्रेजेंट नहीं होते, ये कहाँ पे एंटर करते हैं? उसके जीनोम में एंटर होते हैं। तो ये एक हार्मोन है हमारा जिसका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ठीक है। ये रिसेप्टर आया, इसके पास बाइंड किया, ये टारगेट सेल है ना, और ये इसका रिसेप्टर है। यहाँ पर बाइंड होके क्या बना? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और इसने कहाँ पे चेंज करा? इसके जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है, जीनोम में। अब एमआरएनए में चेंज हुआ, एमआरएनए क्या कोड करेगा? प्रोटीन। प्रोटीन जो होगा वो क्या करेगा? कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंज देगा, जैसे कि मान लो कि टिश्यू का ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे हार्मोन्स एक्ट करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे जो है एंड होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम इससे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं वो करेंगे। तो थैंक यू।